सेना नैनीताल में कोटाबाग की ग्राम सभा पतलिया गाजा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक अज्ञात युवक ने खड़ी कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि कार को निशाना बनाकर ही गोलियां चलाई गईं। ये घटना के बाद मौके पर 12 बोर का खाली कारतूस भी बरामद हुआ है, जिसे फायरिंग की पुष्टि हुई है। वहीं गोली चलने की आवाज से आसपास के ग्रामीण घबरा गए, जबकि बताया जा रहा है कि आरोपी युवक फरार हो गया है। वहीं पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि कार में तोड़फोड़ की गई है। देहरादून से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डालनवाला पुलिस स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान धामी ने लापरवाही बरतने वाले डालनवाला कोतवाल को लाइन हाजिर कर दिया। बंद गृह में गंदगी समेत तमाम लापरवाही यहां सामने आई, जिसके बाद सीएम धामी ने तुरंत एक्शन लिया और कोतवाल को लाइन हाजिर करने के आदेश दिए। इस दौरान सीएम धामी ने पुलिस वालों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम धामी ने पुलिस कर्मियों से गाड़ियों की जांच, वेरिफिकेशन ड्राइव समेत कई मुद्दों पर जानकारी भी ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में अग्निवीर ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे और यहां ट्रेनिंग ले रहे युवाओं से सीधा संवाद किया, उनका हौसला बढ़ाया। सीएम धामी रायपुर स्थित अग्निवीर ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे और इस दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम ने हर तरह की क्वालिटी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फिजिकल ट्रेनिंग, दौड़, खेल गतिविधियों में भी देखा और सीएम ने कहा कि राज्य सरकार अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए निःशुल्क क्वालिटी ट्रेनिंग की व्यवस्था भी दे रही है। इससे देश सेवा आगे हो सकेगी। इस मौके पर सीएम धामी ने भी खेत गतिविधियों में हिस्सा लेते नजर आए। साथ ही धामी ने युवाओं के साथ एक्सरसाइज की और अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया। उत्तरकाशी के पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल एक बड़े विवाद में घिर गए। आरोप है कि उनके और उनकी पत्नी के खाते में मनरेगा के करीब 17,000 रुपए पहुंचे हैं। मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर विपक्ष ने सीधा हमला बोला है। बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल के खातों में मनरेगा का पैसा जाने का आरोप है कि साल 2021 से 2025 के बीच रेक्चा गांव में मनरेगा के 11 कामों की धनराशि विधायक और उनकी पत्नी के खातों में गई। बताया जा रहा है कि ये पुराने जॉब कार्ड के आधार पर निर्माण सामग्री की राशि थी, जिसे अब वापस भी किया जा रहा है। फिलहाल जांच जारी है। अब हालांकि विधायक ने मामले को फर्जी कहा तो कांग्रेस ने कहा कि जब खाते में पैसे गए हैं तो मामला फर्जी कैसे है। फर्जी कैसे हो सकता है? ये तो अब दुर्गेश्वर लाल जी को साबित करना होगा। उनके परिजनों के नाम पे आए हैं, कहीं ना कहीं खाते में गए होंगे, तो खाते की जांच करके उनको देने चाहिए कागज, आप लोगों तक प्रस्तुत कराएं। और मेरे को जो लगता है बीजेपी ने जो इसमें घोटाले की बात कही है मनरेगा में होता रहा है, तो उन्हीं की पार्टी के ऐसे लोग ये घोटाले करते रहे हैं, इसीलिए उनकी जानकारी में है। बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल का कहना है कि विधायक बनने से पहले मेरा जॉब कार्ड बना हो सकता है और विधायक बनने से पहले मेरे माता पिता के पास बीपीएल कार्ड भी था, लेकिन विधायक बनने के बाद 2022 के बाद मेरी तरफ से ऐसा कोई काम नहीं किया गया। अगर गांव में मेरा जॉब कार्ड और मेरे परिवार का अगर किसी ने जॉब कार्ड बनाया, तो पहली बात तो ये, अगर मैंने 21 तक विधायक बनने से पहले अगर कहीं किसी ने अगर कोई अकाउंट पैसे डाले, मैंने कोई योजना नहीं करी, किसी ने अगर पैसे डाले, कुछ चीजें करी, मुझे इस बारे में कोई बहुत कुछ कहना है। अगर मैंने किसी प्रारूप 6 और 7 पे एक साइन नहीं किए, तो अगर मेरी छवि को खराब करने के लिए कोई ठेकेदार या किसी षड्यंत्रकारी द्वारा इस तरीके का फर्जी तंत्र बनाया जा रहा है, तो ये बेसिकली सरासर गलत है। मैं उसके खंडन करता हूँ। इस मामले में मोरी के खंड विकास अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, तो वहीं सीडीओ उत्तरकाशी का कहना है कि उन्हें इस विवाद की जानकारी ही नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। उत्तरकाशी से बलबीर, देहरादून से सुनील नवप्रभात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोटद्वार में बीजेपी विधायक रितु खंडूरी ने बाहर के लोगों को बिना परमिशन ठेली और फड़ लगाने के खिलाफ अभियान चलाने के आदेश कागजों तक ही सीमित नजर आ रहे हैं, कहा। लेकिन हैरानी की बात यह कि साल भर गुजर जाने के बावजूद नगर निगम इन आदेशों को लागू करने में पूरी तरह नाकाम है। शहर में सड़कों, चौराहों और बाजारों में 1000 से भी ज्यादा ठेली और फड़, लेकिन नगर निगम के पास 90 आवेदन ही दर्ज किए गए। इससे साफ है कि निगम के पास आज तक ये आंकड़ा मौजूद ही नहीं है कि कितनी ठेली फड़ वाले बाहरी हैं और कितने स्थानीय। मामले में रितु खंडूरी ने नाराजगी जताते हुए निगम के कामकाज पर सवाल किए। उनको परमिशन मिले निगम के माध्यम से
और व्यापार संघ के माध्यम से परमिशन मिले कि भाई ये लोग यहाँ पर ऑथराइज्ड हैं बिजनेस करने के लिए। पहली प्रायोरिटी जो है वो हमने कही थी कि हमारे कोटद्वार वासियों को दी। एक बार हमारी चर्चा हुई थी, मैडम ने भी डायरेक्शन दिए थे, तो उस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं और उसमें लगभग 100 के लगभग लोगों का सूची बन गई है जो वहाँ बैठते हैं। उसके बाद उस पर अभी काम है, उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन बीजेपी के लिए 2 जिले हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर सबसे बड़ी चुनौती बने हैं। इन दोनों जिलों में कुल 21 सीटें हैं, जहां पिछले चुनाव में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरिद्वार विधानसभा सीटों के लिहाज से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, जहां 11 सीटें हैं। ऊधम सिंह नगर में 9 सीटें आती हैं। 2022 के चुनाव में बीजेपी हरिद्वार में सिर्फ 3 और ऊधम सिंह नगर में 4 सीटें ही जीत सकी थी। हरिद्वार की भगवानपुर, पिरान, कलियर और मंगलोर ऐसी सीटें हैं जहां राज्य बनने से लेकर आज तक बीजेपी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल का कहना है कि यहाँ के सामाजिक समीकरण उसके अनुकूल नहीं है, लेकिन पार्टी ने अपनी कमियों को दूर किया है। निश्चित रूप से हमारी कमी रही होंगी कहीं ना कहीं, जिस कारण हमारी 2022 में इन दोनों जिलों में सीटें कम आई। उसके बाद हमने मंथन करा, तो मंथन करने के बाद जो भी उसमें हमारी कमजोरियां थी उनको दूर करने का प्रयास करते हुए निरंतर हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी और इस कारण हम अपने नगर निगम, नगर पंचायतें लगातार हम जीतते हुए आ रहे हैं। उनके बल पर अब दोबारा विपक्ष की कोई काट की हांडी चढ़ने वाली नहीं है और निश्चित रूप से जनता ये मान चुकी है कि जो क्षेत्र में विकास हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी को फरवरी में प्रस्तावित SIR से भी उम्मीदें हैं। अंदर खाने पार्टी का मानना है कि वोटर्स की छटनी से चुनावी गणित उसके पक्ष में जा सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस भी इन दोनों जिलों को निर्णायक मान रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का दावा है कि कांग्रेस का बेस वोट कायम है और मामूली बढ़त से बाजी पलट सकती है। हमने अपना बेस वोट बचा करके रखा है। हमको उस बेस वोट में केवल 5-6% का इजाफा करना है और वो बढ़ोतरी हम करने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हैं और उसके लिए हम सब तरीके की जो सामाजिक शक्तियां हैं, जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं, जो आंदोलन की शक्तियां हैं, सबके साथ एकजुटता बनाएंगे। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। 2027 में देखना होगा कि बीजेपी अपनी रणनीति से तस्वीर बदल पाती है या कांग्रेस अपना दबदबा कायम रखती है। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हरक सिंह रावत को सांस की तकलीफ के चलते राजधानी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रावत के सहयोगी विजय चौहान के मुताबिक रविवार को दिल्ली में हुई कांग्रेस रैली के बाद वहां के मौसम के चलते कांग्रेस नेता की तबीयत बिगड़ गई। बढ़ती AQI लेवल की वजह से हरक रावत को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। दिल्ली से लौटने के बाद उन्हें देहरादून के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक हरक सिंह रावत की हालत में अब सुधार है। दिल्ली NCR की जहरीली हवा से बचने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन अब राहत की उम्मीद लेकर देहरादून पहुंचने वालों को भी निराशा हाथ लग रही है। दून वैली में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में पिछले दिनों एयर क्वालिटी इंडेक्स 432 तक दर्ज हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह है कि देहरादून में भी हालात बिगड़ रहे हैं। दून यूनिवर्सिटी के एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम के मुताबिक पिछले 2 दिनों में AQI 300 के पार पहुंच गया। हाल में कुछ दिनों के AQI की बात करें तो देहरादून AQI रिपोर्ट के मुताबिक 13 दिसंबर को 188, 14 दिसंबर को 187, 15 दिसंबर को 191, 16 दिसंबर को 299, 17 दिसंबर को 322, तो वहीं 18 दिसंबर को AQI 206 दर्ज हुई। 2 दिन हम सीरियस एयर पोल्यूटेंट्स उसमें थे, लेकिन सीवियर कंडीशन नहीं थी जिस तरह की दिल्ली या बाकी जगह पे है कि तुरंत लोग
जो हेल्दी पीपल हैं दे आर ऑल्सो टेक नोट ऑफ हायर पॉल्यूशन। लेकिन इस तरह के सिनेरियो में जो वर्नेबल सेक्शन है, ओल्डर पर्सनस हैं या बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, दे शुड टेक द लिटिल बिट प्रिकॉशन की आउटडोर एक्टिविटीज या आउटडोर में न जाए। प्रदेश में पिछले 3 महीने से ड्राई वेदर कंडीशन बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर होने की वजह से बारिश नहीं हो रही। आने वाले दिनों में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे जो हल्की से बहुत हल्की बारिश या बहुत जो है 3500 मीटर से ऊपर हाइट वाले जो इलाके हैं वहाँ पे हल्की फुल्की कहीं पे बर्फबारी हो सकती है। 20 और 21 तारीख को संभावना, रेस्ट अभी जो है संभावना नहीं है बारिश की। लेकिन फॉग जो है ना जो है कई कुछ जो काफी जगह पे हमारे को बहुत घने से बहुत घना कोहरा देखने को मिल रहा है। तो ऐसा उम्मीद अगले 24 घंटे में भी हमको ऐसे लग रहे हैं। उसके बाद यानी मौसम में बदलाव और बढ़ता प्रदूषण चिंता का कारण है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देहरादून में भी हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। लिहाजा लोगों को अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की सलाह दी जा रही है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड की गुनगुनी धूप में बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ट्रैकिंग करते नजर आ रहे हैं। ऋतिक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर उत्तराखंड में ट्रैकिंग करते हुए तस्वीरें अपलोड की। तस्वीरें शेयर करते हुए ऋतिक ने लिखा कि कुछ तो है इन लहरदार रास्तों और ट्रैकिंग में जो मेरे दिल को खुशी से मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। कसम से चलो वापस चलते हैं उस एहसास की तरफ जो मेरे पैरों के नीचे होना चाहिए था। बागेश्वर की ठंडी सड़क क्षेत्र से एक स्कूटी चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर स्कूटी चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके चलते दिखाई दे रहा है कि युवक रात में डंडा लेकर आता है और फिर सड़क किनारे खड़ी स्कूटी चोरी कर फरार हो जाता है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की है। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 के लिए बनने जा रहे नए गंगा घाटों में कुछ ग्रीन घाट भी बनाए जाएंगे। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की टीम ने हरिद्वार में कुंभ मेला प्रशासन ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और स्थलीय निरीक्षण किया। वीआईपी घाट के नजदीक बनने वाला घाट ग्रीन घाट बनाया जाएगा जो इको फ्रेंडली और हरियाली से भरपूर होगा। ऐसे घाट नदी और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तहत हरिद्वार में इसकी शुरुआत हुई। कुछ एनआईओ ने उसमें पहल भी करी है और भी जगह इसके कुछ ग्रीन घाट से रिलेटेड कुछ काम हो चुके हैं देश में। तो इसमें ये एक अच्छा संदेश जाएगा कि इस तरह से ग्रीन घाट बने। कुछ एक पायलट टाइप से वी आर प्लानिंग टू टेक अप। कितने के जो प्रोजेक्ट हैं हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ अपने वहाँ पर प्रोजेक्ट भेजे हुए हैं। तो उसी के तहत आज प्रेजेंटेशन था जिसमें नगर निगम के द्वारा जितना भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके भेजा गया था। उसके अलावा पेयजल संस्थान द्वारा एसटीपी जो प्लांट को यहाँ पर इंक्रीज़ करना है एज़ पर कैपेसिटी उसको लेके था। और कुंभ में जो हमारे अस्थायी कैंपिंग टेंट सिटी बनती है तो उसमें भी हम लोग इस बार एसटीपी प्रपोज कर रहे हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों के लिए एलिफेंट सफारी एक बार फिर शुरू कर दी गई। यहां के ढिकाला और बिजरानी जोन में ये सफारी शुरू हुई। ढिकाला में 2 हाथियों और बिजरानी में 1 हाथी पर यह सफारी की जाएगी। एक हाथी में अधिकतम 4 पर्यटक बैठ पाएंगे। इस सफारी 2 घंटे की होगी। इस सफारी के लिए भारतीय को प्रति पर्यटक 1000 रुपये जबकि विदेशियों को इसके लिए 3000 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। बिजरानी जोन और ढिकाला जोन में हाथियों की जो सफारी है पर्यटकों के लिए फिर से खोल दी गई है। और ढिकाला जोन में 2 हाथियों से इस समय सफारी की जा रही है और बिजरानी जोन में 1 हाथी से सफारी की जा रही है। इसमें 2 घंटे की ये सफारी रहेगी और इसमें जो भारतीय नागरिक हैं उनसे 1000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया है और जो विदेशी नागरिक हैं उनसे 3000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। जलवायु परिवर्तन और मौसम के बदले पैटर्न का असर पहाड़ों पर साफ दिख रहा है। दिसंबर का महीना खत्म होने को है लेकिन उत्तरकाशी में बर्फबारी तो दूर बारिश भी नहीं हुई है। सूखे के हालात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिसंबर का महीना खत्म होने को है लेकिन उत्तरकाशी में पिछले 2 महीनों से बारिश और बर्फबारी न होने से सूखे जैसे हालात बन गए हैं। खेतों में नमी का अभाव है
जिससे गेहूं और मटर की फसल प्रभावित हो रही है और कई जगह फसलें सूखने लगी हैं। कहीं कहीं ग्रामीण बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आजकल जैसे दिसंबर का सीजन चल रहा है लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई, जिससे अगर मैं अपने गांव की बात बताऊं अगर तो हमारे यहाँ पर मतलब फसल जैसे आजकल इतना सूखा पड़ रहा है खेतों में कि लोग गेहूं भी, अगर हम गेहूं की फसल बोएं तो कैसे बोएं, उस पर हल चलाना मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी पहाड़ को तोड़ना हो रहा है, क्योंकि ना नहरों में पानी है। हमारी जो फसलें हैं चौपट हो गई है बिल्कुल के, और लोग लगातार जो है भगवान देवी देवताओं का ये स्थान जो उत्तराखंड माना जाता है, लगातार हम देवी देवताओं के पास जा रहे हैं कि भगवान एक बार जो है बरसात कर दे। हमारी जो खेती बाड़ी है ये पूर्णतः सूख गई है, जिससे जो है लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। मौसम के बदले रुख से कृषि विभाग भी चिंतित है और किसानों को फसल बीमा करवाने की सलाह दी जा रही है ताकि खेती में हुए नुकसान की भरपाई हो सके। परंतु बारिश नहीं हुई है, इसके लिए सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जो हमारा फसल बीमा जो चल रही है तो फसल बीमा जो है अवश्य करा लें। उससे फसल बीमा में ये होता है कि जिन किसान भाइयों ने फसल बीमा करा लिया है और खेतों में बीज बो देते हैं और जमाव नहीं होता है तो उनको जो है आधा लाभ जो है उनके खातों में पहुंच जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम चक्र बदल रहा है और पर्याप्त बारिश न होने से वाटर रिचार्ज कम हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले एक दशक से इसके संकेत मिल रहे थे। वहीं किसान सरकार से नई नीतियों की मांग कर रहे हैं ताकि बदलते मौसम के बीच खेती को बचाया जा सके। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए बलबीर परमार की रिपोर्ट। और नजर डालेंगे पहाड़ की टॉप 10 खबरों पर। विकासनगर के पास साहिया बाजार में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ और अवैध कब्जे को हटा दिया गया। पौड़ी में यमकेश्वर ब्लॉक में गंगा भोजपुर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ जिसमें लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। अल्मोड़ा के चौखुटिया के भटकोट गांव में एक तेंदुए ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया। शोर मचाने पर तेंदुआ बुजुर्ग को छोड़कर निकल गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों के लिए एलिफेंट सफारी एक बार फिर शुरू हो गई है। यहां के ढिकाला और बिजरानी जोन में यह सफारी शुरू हुई है। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने बैठक में एसआईआर को लेकर सभी विधानसभाओं में बीएलओ की नियुक्ति कर दी जिसके बाद कहीं कोई वोटर छूट ना जाए। पिथौरागढ़ के मलान गांव में जन जन की सरकार जन जन के द्वार प्रोग्राम आयोजित हुआ। इस दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए। रुद्रप्रयाग प्रशासन ने भूकंप के बचाव के लिए लोगों से भूदेव ऐप से जुड़ने की अपील की जिसमें समय रहते लोगों की जान बचाई जा सके। पिथौरागढ़ स्टेशन के पास बन रही पार्किंग और शौचालय में विवादों में आई। स्थानीय लोगों के साथ ही व्यापार संघ ने भी प्रोजेक्ट पर विरोध जताया। विकासनगर कोतवाली में एसपी ने असला और मलखानों के रखरखाव की बारीकी से निरीक्षण किया। ऋषिकेश में ठंड बढ़ते ही भगवान को भी गर्म कपड़े पहनाए जा रहे हैं। श्रद्धालु अपने लड्डू गोपाल के लिए गर्म कपड़े खरीदने पहुंचे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पलायन आयोग की 10वीं बैठक ली। मुख्यमंत्री धामी ने रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर में प्रवासी पंचायतों के आयोजन के निर्देश दिए। इसमें देश विदेश के कार्यरत उत्तराखंड वासियों को आमंत्रित कर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और उनके सुझाव भी लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण आजीविका बढ़ाने के लिए सब्सिडी युक्त योजनाएं लागू की गई हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव एक साल बाद होने हैं, लेकिन इसकी आहट अभी से महसूस की जाने लगी है। गुरुवार को भाजपा ने एक वीडियो जारी किया जिसके निशाने पर कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत रहे। मामला क्या है दिखाते हैं। मुस्लिम शरणम गच्छामि, मजार शरणम गच्छामि, लव जिहाद शरणम गच्छामि। ये है बीजेपी की ओर से जारी किया गया एआई वीडियो जिसने सर्दियों के मौसम में पॉलिटिकल तापमान बढ़ा दिया है। वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की शक्ल का कैरेक्टर उनकी आवाज में मुस्लिम शरणम गच्छामी कहते हुए दिखाया गया है। इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कथित मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर इसी तरह के आरोप लगे थे।
बीजेपी के एआई वीडियो जारी होने से चंद घंटे पहले कांग्रेस ने एआई पोस्टर जारी किया था, जिसमें सरकार पर निशाना साधा गया है। वीडियो उसी का रिएक्शन माना जा रहा है। अब कांग्रेस के हरीश रावत और बीजेपी आमने सामने हैं। मैं देश के अंदर पहला राजनीतिक व्यक्ति हूं जिसने बाबर के नाम पर बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद बनाने का विरोध किया है। कहा है कि ये देश के सामाजिक सद्भाव को तोड़ने की चीज कुचेष्टा है, और मैं उस कुचेष्टा में भाजपा का हाथ देख रहा हूं, और भाजपा ने कई विंग खड़े कर रखे हैं। मुझे लगता है कि ओबीसी जी की विंग अकेले काफी नहीं है, बहुत सारी विंगें खरीद कर रखी हैं। अब तो उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं कुछ विंग जो है अल्पसंख्यकों की खड़ी की है, जो अल्पसंख्यकों के वोट काटे, और भाजपा उनका पृष्ठपोषण कर रही है। राजनीतिक तौर पर लोग कह रहे हैं कि वो किसको चैलेंज कर रहे हैं, अपनी पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं या खुद में अपने को चैलेंज कर रहे हैं कि शेर अभी जिंदा है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई राजनीतिक शेर जिंदा है या नहीं है, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण उत्तराखंड में कांग्रेस का जिंदा है, ये बहुत स्पष्ट प्रमाण ये बयान देता है। लेकिन उत्तराखंड देवभूमि का जो स्वरूप है उसको मुझे नहीं लगता है कि उत्तराखंड की जनता बदलने देगी। उत्तराखंड की सियासत में बीजेपी और कांग्रेस दो प्रमुख पार्टियां हैं जो आमने सामने हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की छवि एक हार्डकोर हिंदू नेता की बनी है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अभी से हमलावर है। बहरहाल एआई वीडियो से शुरू हुई ये सियासी जंग आने वाले दिनों में और तेज होने के संकेत दे रही है। वास्तविकता के सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। हरिद्वार में कांग्रेस के पुराने ऑफिस के बाहर लगा कांग्रेस का झंडा टूटकर गिर जाने पर कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया। सुभाष घाट पर कुंभ मेले द्वारा कराए जा रहे सौंदर्यीकरण के काम के दौरान जेसीबी मशीन लग जाने से झंडा टूटकर नीचे गिर गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया और साजिश के तहत झंडा गिराने का आरोप लगाया। अगर आप उत्तराखंड से दिल्ली रोडवेज बस से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नियम लागू किए कि अब सिर्फ BS6 मानक की ही बसों को दिल्ली में एंट्री मिलेगी। ऐसे में कई पुरानी बसों पर बैन लग सकता है और दिल्ली जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड रोडवेज रोजाना करीब 400 बसें दिल्ली के लिए भेजता है, लेकिन दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सिर्फ यूरो 6 मानक की बसों को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। 2 दिन पहले ही दिल्ली देहरादून रूट की 4 बसों को बैन कर दिया गया क्योंकि वो यूरो 3 यानी कि भारत 3 मानक की थी। परिवहन निगम के कर्मचारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी बसों पर गाज गिर सकती है क्योंकि कई और बसें अपनी तय किलोमीटर सीमा पूरी कर चुकी हैं। जो ज़्यादातर अपनी आयु पूरी कर चुकी हैं टेक्निकली भी और समय के हिसाब से भी, तो उन्हें चलाना जो है शायद संभव नहीं होगा और उसकी वजह से परिवहन निगम की आय प्रभावित होगी। अधिकारियों का दावा है कि देहरादून से दिल्ली चलने वाली सभी 56 बसें अब मानकों के मुताबिक हैं। यात्रियों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए ड्राइवर और कंडक्टर को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाएं। वहीं हल्द्वानी से दिल्ली के लिए 90 बसें चल रही हैं जो BS4 मानक की हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश परसों जो आए थे उसके अनुसार यूरो 4 को कोई प्रतिबंध नहीं है, तो हमारी कल से सारी यूरो 4 दिल्ली चल रही हैं और CNG चल रही हैं, तो कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई पैसेंजर को परेशानी नहीं है। तो यूरो 4 पहले की तरह ही दिल्ली संचालित हैं। यूरो 3 मात्र यूरो 3 जो बसें थी वो प्रतिबंध हुई हैं। जो हमारी 4 बसें थी वो हमने दिल्ली मार्ग से हटा ली। संशोधन हो गया तो हमारी बसें रुकी नहीं है, एक दिन भी लगातार चल रही हैं। BS4 प्लस BS6 सब जा रही हैं। कुमाऊं से लगभग करीब 50-60 बसें चली जाती हैं, कभी ज़्यादा भी चली जाती हैं, कभी थोड़ा कम होती हैं। और आपके संचालन में किस तरह की? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। रोडवेज में लंबे समय से नई बसों की डिमांड हो रही है। फिलहाल रोडवेज की 60% से ज्यादा बसें अपने तय किलोमीटर सीमा पूरी कर चुकी हैं, लेकिन अभी भी कई रूटों पर चल रही हैं। ऐसे में कब इन बसों पर बैन लग जाए कहना मुश्किल है। हल्द्वानी से शैलेंद्र रेगी और देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।